हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड BHIC 104, जिसका सब्जेक्ट नेम है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न। यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से रेडी किए गए हैं कि आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो इस PDF से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इससे पहले के वीडियोस में जितने भी सब्जेक्ट को हमने कवर किया, हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हुए जरूर नजर आए हैं। और ऐसा हम नहीं, हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं, जिन्हें आप जाकर हमारे चैनल पे उनके रिव्यू को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का आपको 2 फायदा होगा। सबसे पहला तो ये PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हमारा चैनल आपके कंप्लीट इग्नू के स्टडी जर्नी में यूजफुल होगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये PDF आपको किस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, रोमन गणतंत्र के दौरान अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रोमन जो गणतंत्र था या रोमन जो साम्राज्य था, उसकी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बेसिक इंट्रो देंगे, जिसमें आप बता सकते हैं कि जो रोमन गणराज्य था उसका अस्तित्व हमें लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व के मध्य में देखने को मिलता है। और इस अवधि की बात करें यानी कि रोमन गणराज्य की बात करें, तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी उसका हमें विशेष महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था की जो संरचनाएं थी, जो अलग अलग संरचनाएं, उसका हमें रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से विकास देखने को मिला। खासतौर से अगर हम बात करें मध्य पूर्वी एशिया, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था, तो वहाँ पे हमें इस रोमन साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत अधिक देखने को मिली। तो इसकी कौन कौन सी प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ थी, तो सबसे पहला आता है इसका कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। जो रोमन गणराज्य था उसकी अर्थव्यवस्था का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो कृषि था, और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे ही अधिक आधारित थी। जो अधिकांश लोग थे वो कृषि कार्यों में ही लगे हुए थे, और उस समय भूमि को संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था। जैसे आज के क्रम में देखें तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, जमीन जायदाद कितना है, तो उस समय भी भूमि किसके पास कितनी है, ये संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था। उस समय अगर हम वर्ग की बात करें तो जो भूमि का स्वामी होता था उसे पैट्रिशियन कहा जाता था, और जो गरीब और उस पर खेती करने वाला परिवार होता था उसे जो है प्लेबियंस कहा जाता था। तो कृषि की बात करें तो उस समय जो प्रमुख फसलें अनाज उगाई जाती थी, तो उसमें अनाज, फल, अंगूर और जैतून, ये सारी चीजें शामिल थी। इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था में दासों का खासा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर दासों की बात करें तो दास वो लोग बनाए जाते थे जब रोमन साम्राज्य किसी से युद्ध लड़कर वहां से लोगों को बंदी बनाकर लाते थे, या अन्य देशों से जब लोगों को अपने देश में लाते थे तो उनको ये लोग दास के तौर पे ट्रीट करते थे। और इन दासों से क्या काम लेते थे, तो इन दासों का काम होता था वहां की जमीनों पे खेती करना, निर्माण कार्य करना, और घरेलू कार्य जो होता था, और सेना का जो कार्य होता था, तो इन दासों को यहाँ पे रखा जाता था। और ये दास रोम साम्राज्य का जो अधिकांश श्रम शक्ति थी, यानी जो वर्कर, जो लेबर था, ये अधिकांश दास लोग ही होते थे। और इन दासों ने भी रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना विशेष योगदान दिया। इसके अलावा हम वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो रोम गणराज्य में या रोम साम्राज्य में हमें व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता था, खास तौर से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और इनका जो ये व्यापार कार्य होता था ये समुद्री मार्गों के द्वारा होता था। और जो व्यापार के लिए जो वस्तुएं होती थी वो होता था अनाज, तेल, शराब, लकड़ी और शीशे। तो इन सारी चीजों का व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा किया जाता था। उस समय देखें तो रोम के जो लोग थे पारस, मिस्र और फ्रांस जैसे स्थानों के साथ अपने व्यापारिक संबंध रखते थे, और उनके साथ इन्होंने अपना एक व्यापारिक नेटवर्क बिछा रखा था। इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र था वहाँ की मुद्रा और व्यापार संस्थाएं। मुद्रा यानी कि जो करेंसी थी जो रोमन साम्राज्य की, उसे कहा जाता था डेनार्सियन। ठीक है, तो डेनार्सियन उनकी करेंसी थी, और इस करेंसी के माध्यम से जो व्यापार और वाणिज्य था ये काफी सरल और पारदर्शी बन गया था। इसके
इसके अलावा अगर हम देखें उनकी व्यापारिक संस्थाओं की, तो व्यापारियों को जो है ऋण का यानी कर का जो है जरूरत पड़ती थी पैसों की, तो उसके लिए रोमन साम्राज्य में ऋण व्यवस्था, ब्याज व्यवस्था जैसी संरचनाओं की और संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जो व्यापारियों को जो है कर्ज दिया करते थे और बदले में ये उनसे ब्याज वसूलते थे। इसके अलावा रोम साम्राज्य के अगर हम उद्योग और निर्माण की बात करें, तो वहां पे हमें जो है जल आपूर्ति के लिए जो भंडारण के लिए निर्माण किया जाता था। इसके अलावा सड़कों का निर्माण होता था और महल मंदिर आदि चीज़ों का निर्माण होता था। और इन निर्माण वस्तुओं में देखते हैं कि जो धातु के वस्तुओं का निर्माण करना हो गया, कांच के वस्तुओं का हो गया और वस्त्र उद्योग हो गया। तो ये सारी चीज भी वहां उद्योग और निर्माण की प्रमुख विशेषताएं थी। सामाजिक वर्गों की बात करें तो ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि रोम में हमें जो है मुख्य रूप से दो वर्ग देखने को मिलता था। जो उच्च वर्ग होता था उसे हम वहां पे पैट्रिशियन कहा जाता था। इसमें जो है उच्च वर्ग के लोग आते थे जो कि जमीनों के मालिक होते थे। और दूसरा आता था प्लेबियंस। तो प्लेबियंस जो थे वो निर्धन लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, जो कि कृषि आधारित काम करते थे या श्रमिक और मेहनत मजदूरी वाला काम करते थे। तो ये प्लेबियंस थे। इसके अलावा रोम साम्राज्य का या रोम गणराज्य का राजस्व प्रणाली भी काफी महत्वपूर्ण था। ये लोग टैक्स वसूलते थे और टैक्स किस पे होता था? जमीनों के ऊपर होता था, व्यापार के ऊपर होता था और जो भी खनिज उत्पादन होता था उस पे इन्होंने टैक्सेशन की व्यवस्था की हुई थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछता है, क्या आप इस बात से सहमत है कि 11वीं शताब्दी तक यूरोप ईसाई जगत का प्राय बन चुका था? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो आपसे पूछ रहा है कि ईसाई जगत का प्राय जो है यूरोपीय जो देश था वो बन चुका था। इसके पक्ष में आपको पॉइंट्स देने हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर हम 11वीं शताब्दी के अगर घटनाक्रमों को देखें तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो यूरोप था कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का गढ़ बन चुका था। यहाँ पे देखते हैं कि अनेक ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिसने यूरोपीय देशों में पूर्ण रूप से ईसाई धर्म के प्रभाव को फैलने में और उसके स्पष्टता को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल मदद की। जैसे यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर हम यूरोपीय देशों में ईसाई धर्म की बात करें तो इसने जो है 11वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव जमा चुका था, जो कि ना केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हमें ईसाई धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से देखने को मिला। जिसमें हम पहला पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रसार और विजय। तो अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना तो रोमन साम्राज्य के समय ही रखी जा चुकी थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो आते हैं तो इन्होंने ईसाई धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया और इसे राज्य धर्म के तौर पे लागू कर दिया, जिसके बाद यह धर्म और तेजी से फैलने लगा। बाद की अगर घटनाक्रमों को देखते हैं कि हालांकि साम्राज्य जो था आपका रोमन साम्राज्य वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी समाप्ति के बावजूद जो ईसाई धर्म था वो वहां पे समाप्त नहीं होता, उसका फैलाव लगातार जारी रहता है। और देखते हैं कि ईसाई जो धर्म था वो यूरोप के अधिकतर जो हिस्से थे वहां पे अपना पैर पसार चुका था। और उस समय अगर हम चर्च को देखें तो चर्च ने जो था समाज के जितने भी विभिन्न पहलू थे सब पे अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। तो इसी से आपका नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट हो जाएगा, चर्च का संस्थागत प्रभाव। तो 11वीं शताब्दी में अगर हम चर्च को देखें तो वो केवल धार्मिक तौर पे ही सीमित नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में भी होता था। शक्ति का जो सबसे प्रमुख केंद्र उस समय रोम साम्राज्य में माना जाता था वो कहीं ना कहीं चर्च होता था और पॉप होता था। तो चर्च का जो अधिकारी पॉप होता था उसकी आज्ञा के बिना या उसके निर्णयों का कहें तो वहां की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। पॉप को ये अधिकार थे कि किस प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने हैं या राज्य के विस्तार के बारे में किस प्रकार की नीतियां बनानी है। तो चर्च को देखते हैं उस समय कि उसका न केवल उद्देश्य धार्मिक क्षेत्र में था, बल्कि इसके अलावा हमें न्याय, शिक्षा और जो भी समाज कल्याण के कार्य थे उन सभी में हमें पॉप और चर्च का जो है इंटरेस्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को फैलने में सांप्रदायिक एकता और धार्मिक युद्धों ने भी बहुत हेल्प की। 11वीं शताब्दी या फिर उसके आसपास के समय में देखें तो वहां पे धार्मिक युद्ध भी चल रहे थे और ये धार्मिक युद्ध चल रहा था यरूशलेम, जो कि उनको उनकी पवित्र भूमि मानते थे और ये यरूशलेम को मुस्लिमों से मुक्त कराना चाहते थे। तो इस युद्ध ने भी ईसाइयों को जो है एकजुट किया, सांप्रदायिक तौर
पे और ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार में काफ़ी हेल्प किया। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा में बात करें तो संस्कृति और शिक्षा में भी ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट तौर पे 11वीं शताब्दी में दिखाई दे रहा था। चाहे हम शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें जिसमें कि जितने भी विद्यालय थे और स्कूल थे, उन सभी पे कहीं ना कहीं चर्च का नियंत्रण होता था। और चर्च जो है इन सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में धार्मिक ग्रंथ, जिसे कि विशेषकर अगर हम बात करें बाइबिल, तो इसको अध्ययन का केंद्र बनाया गया और शिक्षा का ढांचा इस तरीके से तैयार किया गया। उसकी कला, संस्कृति और जो भी वास्तुकला थी वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। इसलिए इन सारे फैक्टर्स ने ईसाई धर्म को फैलने और फूलने में काफी मदद किया। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बात करें तो यूरोप में देखते हैं कि जो यूरोपीय समाज था उसका अधिकांश हिस्सा अब जो देखें तो ये धार्मिक तौर पे ईसाई रूप में परिवर्तित हो चुका था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जिसकी जो पकड़ थी वो उच्च लोगों की थी, पॉप की थी, और जो चर्च से संबंधित लोग थी उनका हमें जमीन, भूमि और इन सभी चीजों पे काफी अधिक पकड़ देखने को मिलती है। तो इसने भी वहां की राजनीतिक और सामाजिक में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार में काफी हेल्प किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और पासवर्ड भी आपको यहीं स्क्रीन पे दिया गया है। क्योंकि आप जब टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसके लिए एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी और पासवर्ड यहां स्क्रीन पे दिया गया है। इसी पासवर्ड से आपका वो पीडीएफ ओपन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछ सकता है मध्ययुगीन यूरोप में विभिन्न शिल्पों के विकास और प्रसार पर चर्चा कीजिए। तो मध्ययुगीन यूरोप में कौन कौन से शिल्प कार्य होते थे उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम मध्य यूरोप की बात करें, मध्यकालीन यूरोप की, तो यह समय आपका 5वीं से 15वीं शताब्दी का था, ठीक है। और इस शताब्दी में या इस दौर में देखते हैं कि मध्य यूरोप में हमें अनेक शिल्पों का विकास और प्रसार देखने को मिला। यहाँ तक कि उनके धार्मिक संरचनाओं में भी हमें इन शिल्पों का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिला। मध्य यूरोप के हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, कला और संस्कृति हो, सबका योगदान जो है शिल्प तौर पे काफी स्पष्ट और महत्वपूर्ण था, जिसको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ के अगर हम शिल्प विकास को देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल उसका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में आ जाता है। क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया है कि जो वहां की अर्थव्यवस्था थी मध्य यूरोप की, तो वो मुख्य तौर पे कृषि आधारित थी। इसलिए वहां का जो प्रारंभिक शिल्प उत्पाद था वो कृषि से ही संबंधित थे, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए चाकू, हल और फावड़ा जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती थी। और इन उपकरणों के निर्माण में वहां के जो स्थानीय कारीगर थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण जो करना था, यानी खाद्यों को अनाज के रूप में बदलने के लिए उसमें चक्कियों का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो वहां के अगर हम शिल्प उद्योगों में देखें तो चक्कियों का निर्माण करना, बेकरी में रोटियों बनाने के लिए वहां का अवन का निर्माण करना और शराब बनाने के लिए विनयार्ड जैसे उपकरण का निर्माण करना, यह महत्वपूर्ण शिल्प उद्योग उस समय के हुआ करते थे। इसके अलावा धातु उद्योग भी बहुत फला फूला उस समय। धातु उद्योग में देखते हैं कि उस समय मध्ययुगीन यूरोप में लोगों ने लोहे, कांसे और तांबे से बने उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इन धातुओं से मुख्य रूप से वो हथियारों का निर्माण करते थे, जिनमें कि तलवार, ढाल और घोड़े की कवच, चाकू और बर्तन बनाने में उन्होंने दक्षता हासिल कर ली थी। इसके अलावा देखते हैं कि सिक्का बनाने के लिए भी, यानी मुद्रा जो थी उनकी करेंसी, उसके लिए भी धातु उपयोग किया जाता था। और महलों का निर्माण करने के लिए, किले की रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए भी इन धातु उद्योगों का सहारा लिया जाता था। काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी से बने चीजों का भी उत्पाद हमें मध्ययुगीन यूरोप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाहे हम नाव के निर्माण की बात करें, घरों के निर्माण की बात करें या घोड़ों के लिए अस्तबल के निर्माण की बात करें, तो इन सभी जगह पे लकड़ी का प्रयोग होता था और काष्ठ उद्योग या काष्ठ शिल्प भी उस समय महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अलावा कांच और सिरेमिक वर्क भी हमें मध्ययुगीन यूरोप में देखने को मिलता था। मध्ययुगीन यूरोप में कांच का प्रयोग, खासतौर से जो रंगीन कांच होते थे, कलरफुल कांच होते थे, उनका चर्च के निर्माण में यूज किया जाता था, खिड़कियों के तौर पे उसको खिड़कियां लगाने के लिए। इसके अलावा जो सिरेमिक वर्क था उसका ये बर्तन, पाइप और जो अन्य घरेलू उत्पाद थे उनको बनाने के लिए यूज किया जाता था। कपड़ा
और वस्त्र शिल्प भी उस समय महत्वपूर्ण था। कपड़े में ये लोग ऊनी, लीलन और रेशम के वस्त्रों का निर्माण करते थे और उस समय का जो कपड़ा उद्योग था वो भी मध्ययुगीन यूरोप में काफी फला फूला। इसके अलावा चमड़ा उद्योग भी उस समय होता था, जिसमें कि मुख्य रूप से वो जूते, बेल्ट और बैग्स आदि का निर्माण करते थे और चमड़ों के वस्त्र भी बनाए जाते थे। और चमड़ों के ये जो वस्त्र होते थे उस समय के लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। कला और स्थापत्य शिल्प में भी उन्होंने विशेष महारत हासिल की थी। उनकी नक्काशी, गुंबद और स्थापत्य जो तत्व था वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसने कि चर्च, महल और जो किले बनाए जाते थे उनके निर्माण ने इन कारीगरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, पूर्व इस्लामी अरब में सामाजिक संरचनाएं। तो पूर्व इस्लामी जो अरब साम्राज्य था, जो समाज था, उसके बारे में आपको बताना है। तो पूर्व इस्लामिक जो अरब समाज था वो कहीं ना कहीं अभी जो है संगठित नहीं हुआ था और वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कबीलियाई व्यवस्था पे आधारित थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कबीले होते थे और कबीला जो होता था सामाजिक राजनीतिक जीवन का प्रमुख केंद्र होता था। और उस समय जो है कबीला जो होता था उसका एक मुखिया होता था जिसको कि शेख कहा जाता था और इस शेख के कई सलाहकार परिषद भी होते थे। तो उसने उसका जो कार्य होता था कबीले के शेख का, तो उसका कार्य होता था कि वो जो अपना कबीला है उसकी रक्षा करे, ठीक है, उसके सम्मान को बनाए रखे और आपसी जो प्रतिस्पर्धा है उसको बनाए रखे। अगर हम कबीला के जो नेता है उसकी योग्यता की बात करें कि कबीले का नेता कौन बन सकता था, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट था कि जो व्यक्ति है वो कबीले का जो है उच्च वर्ग से आना चाहिए, उच्च समाज से आना चाहिए। इसके अलावा उसका जो व्यापार की बात करें तो व्यापार में उन्नत होना चाहिए, उसके पास कुछ संसाधन होना चाहिए और वो अगर बात करें उसका तो युद्ध कौशल में भी वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी आर्थिक रूप से बलवान हो, शारीरिक रूप से बलवान होना चाहिए और उसकी जातीय शक्ति भी उच्च होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को वहां कबीले का हेड बनाया जाता था। तो उस समय के अगर हम पूर्व इस्लामिक अरब समाज की रचना को देखें तो कबीला महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और कबीलों में अगर हम महिलाओं की स्थिति को देखें तो उनका अधिकतर जो जीवन था वो उनको घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा गया था। कबीलों में देखें तो उनके कोई भी स्पष्ट रूप से हमें अच्छे अधिकार या स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती। महिलाओं को जो है निम्न दर्जे का देखा जाता था और उनको घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा जाता था। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पूछा जा सकता है इसमें आपका रोमन गणराज्य के बारे में। तो रोमन गणराज्य की विशेष पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करना है। अगर पहले के क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे तो इजीली लिख देंगे कि रोमन गणराज्य का जो समय था वो 509 ईसा से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रहा और ये इतिहास में रोमन गणराज्य तो था एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम बात करें रोमन गणराज्य की तो इसकी विशेषता हमें राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संरचना के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें रोमन गणराज्य की तो यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीति के दो अंग हुआ करते थे। पहला अंग होता था कौंसुल और दूसरा सीनेट। अगर कौंसुल की बात करें तो कौंसुलों को जो चुनाव होता था इसको डायरेक्ट जनता चुनती थी और जो सीनेट होता था वो समाज के उच्च वर्ग और उच्च परिवार के सदस्य होते थे। और ये जो सीनेट होते थे वहाँ के राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन में वहाँ की जो पद्धति होती थी उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसके अलावा अगर हम वहाँ के सामाजिक रचना की बात करें तो सामाजिक रचना भी दो प्रकार की होती थी, जिसमें कि पहला आता था आपका पैट्रिशियन और दूसरा आता था फ्लेबियंस। तो जो पैट्रिशियन होते थे ये अधिकारी वर्ग होते थे और उच्च वर्ग के लोग होते थे और जो फ्लेबियंस होते थे उन्हें साधारण नागरिक कहा जाता था। फ्लेबियंस में जो है दास, महिलाएं और जो श्रमिक वर्ग आते थे ये लोग शामिल होते थे। रोमन साम्राज्य था उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी कृषि आधारित थी और उनका जो व्यापारिक केंद्र था उन्होंने जल मार्गों के माध्यम से विकसित किया और कई प्रकार के वो व्यापारिक कार्य भी करते थे। तो इसमें आपको शॉर्ट में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है मध्ययुगीन यूरोप में
कारीगरों का संयोजन और स्थिति। तो मध्ययुगीन यूरोप में अगर हम कारीगरों की बात करें तो ये जो है एकजुट होकर एक संगठन के रूप में कार्य करते थे और इनके संगठन को गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, तो गिल्ड के रूप में ये सामूहिक रूप से काम करते थे। हालांकि जो मध्य यूरोप में जो कारीगर लोग थे उनको कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इनको निम्न तकबे का, निम्न दर्जे का लोग समझा जाता था और समाज में इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। लेकिन अगर हम मध्य यूरोप की बात करें तो वहाँ के निर्माण कार्य में इन यूरोपीय कारीगरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे हम उद्योग धंधों की बात करें जिनमें कि हम वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, कांच शिल्प और जो अन्य निर्माण कार्य थे उनमें इन गिल्डों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर इनके संगठन गिल्ड की बात करें तो गिल्ड का इसलिए निर्माण किया गया था ताकि इन कारीगरों को एकजुट किया जा सके और जो इनका कार्य है उसके मानक और गुणवत्ता में जो है सुधार लाया जा सके और इनकी श्रम की जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके। ये जो गिल्ड इनका संगठन है यही निर्धारित करता था कि इनको कितने देर काम करना है, इनका न्यूनतम वेतन कितना होगा और कारीगरों का जीवन किस प्रकार का होता था। तो ये सारा चीज गिल्ड के नियंत्रण में होता था। जो समाज का उच्च वर्ग था उसने इन कारीगरों को कोई विशेष दर्जा या महत्व नहीं दिया, लेकिन समाज कल्याण के कार्य में, निर्माण के कार्य में, विज्ञान के कार्य में इन्होंने अपनी अनिवार्य रूप से भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपका इथोपियाई कॉप्टिक ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का एक प्रकार है कॉप्टिक ईसाई धर्म, जिसने कि 4वीं शताब्दी से लेकर अभी तक इसने अपना वर्चस्व बनाए हुआ है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी यहाँ इस क्वेश्चन में देख लेंगे। इसको मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इजी है, आपको पढ़ के क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रोमन साम्राज्य के अंत में सेना की संस्था को प्रभावित करने वाले सैन्य पतन का विश्लेषण कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य का जब अंत होता है तो उस समय सैन्य पतन भी हुआ रोमन साम्राज्य का, तो इन सैन्य पतन के क्या क्या कारण थे उसको बताना है। तो रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो हमें उसके पतन या उसके सेना के पतन का कोई एक कारण नहीं है, इसमें हमें अनेकों कारण थे जिसको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। जिसमें सबसे पहला आ सकता है राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व की कमी। तो रोमन साम्राज्य का जो अंतिम वर्ष चल रहा था तो उस समय जो है नेतृत्व की कमी थी। कोई भी एक अच्छा सम्राट या नेता नहीं था जो कि अपनी सेना को एकजुट करके रख सके और वहां की राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाया जा सके। हमें रोमन साम्राज्य में कई बार देखने को मिला कि सैनिकों द्वारा भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, जिससे कि सेना का जो आंतरिक संगठन था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। जो सेना के कमांडर होते थे वो भी राजनीति में शामिल हो गए और इन राजनीतिक संघर्षों के कारण वहां की जो सेना थी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई और उनकी लड़ाई की क्षमता कमजोर हो गई। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक संकटों ने भी रोमन साम्राज्य के सैनिकों को अंत कर दिया। तो वहां के अगर हम आर्थिक संकटों को देखें तो यहां देख सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य के सैनिक थे लगातार वो युद्धों में उलझे रहे, आंतरिक विद्रोह और जो बाहरी आक्रमण होते थे उनसे लड़ते रहे, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी भयंकर दबाव पड़ा और संसाधनों की कमी और सैनिकों को मुआवजा में नहीं मिल पा रहा था, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से सैनिकों का मनोबल और उनकी कार्य कुशलता कमजोर हुई और यह भी कारण रहा जिससे सैनिकों का असंतोष बढ़ा और सेना विघटित हो गई। इसके अलावा विदेशी आक्रमण और सीमा सुरक्षा ने भी काफ़ी चैलेंजेस खड़े किए रोमन साम्राज्य की सेना के लिए। रोमन साम्राज्य में लगातार देखते हैं कि बाहरी आक्रमण हो रहे थे और ख़ास तौर से 4वीं और 5वीं शताब्दी में, और ये आक्रमण गॉथ्स द्वारा, हंस द्वारा और वेडन्स द्वारा किए जा रहे थे। तो इन आक्रमणों का सामना करने में रोमन साम्राज्य के जो सेना थे उनके पास संसाधनों की कमी हो रही थी, उनके पास शक्ति की कमी हो रही थी, उनके पास सेना की संख्या कम हो रही थी, जिसकी वजह से उनके संगठन का विघटन हो गया। सैन्य संरचना और राजनीति में परिवर्तन ने भी वहां की जो पेशेवर सेना थी उसको तहस नहस कर दिया। लगातार हम देखते थे कि राजनीति में परिवर्तन हो रहा था, जिसकी वजह से वहां की जो सेना थी वो अधिक कौशल प्राप्त नहीं कर पाई, सैनिकों के प्रशिक्षण में कमी आने लगी और जो सैनिक थे उनमें अधिकतर देखा गया कि विदेशी लोगों की भर्ती की जाने लगी और ये जो विदेशी लोग थे ये एकजुट होकर नहीं रह पाए और सेना का इस कारण से भी विघटन
परिवर्तन हुआ, इसके अलावा सैन्य रणनीतियों में बदलाव। उस समय देखते हैं कि जो सेना का संगठन था, उनकी कार्य क्षमता थी, तो उसमें भी कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते और इस लगातार बदलाव ने भी सेना को विघटित कर दिया। इसके अलावा सैन्य का भू राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हुआ, यानी कि देखते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, वहां के हिस्सों में कई सुरक्षात्मक पहलुओं का उत्पन्न हुआ और सेना की जो प्रभावशाली क्षमता थी, उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आ गई, क्योंकि उन्हें लगातार बाहरी आक्रमणों से निपटने पड़ते थे। तो ये थे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, मध्यकालीन यूरोप में स्वामी और दास के परस्पर संबंधों में ने सामंतवाद को किस प्रकार परिभाषित किया। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वीडियो आपका ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए ये पीडीएफ जब आप प्राप्त करेंगे तो इसे आप पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा। किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर आप इसी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।